कमलेश पटेल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाला गुड इवनिंग। ठीक है, खुश हो सभी लोग, बढ़िया है। क्या पढ़ना है हम लोगों को, बताओ बाबू, क्या पढ़ना है हम लोगों को? ये चैप्टर 3 आज खत्म कर देते हैं 1.5 घंटे में। आज मैंने सोचा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करें, लेकिन छोड़ो, जाने दो, सर ने लेट छोड़ा, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लान कैंसिल कर दिया आज मैंने। ठीक है, टेंशन ना लो। ठीक है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, कल या परसों से स्टार्ट करें, या फिर अच्छा दिन सोमवार देखकर स्टार्ट करेंगे। हम खराब दिन कुछ नहीं देखते हैं। ठीक है, सोमवार से ही स्टार्ट करेंगे, चलो जाने दो, सोमवार से डन करते हैं। सोमवार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, छोड़ो जाने दो। 1-2 दिन फिजिक्स पढ़ के 1-2 चैप्टर फिजिक्स का खत्म कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2-2 घंटे की क्लास चलेगी। ठीक है, सोमवार से कहां तक पढ़े थे हम लोग चैप्टर नंबर 3 में? क्या पढ़ चुके थे, क्या पढ़ना बाकी है, बताओ। चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ चुके थे? अब सोमवार से आप लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सोमवार से आप लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस चलेंगी। विद्युत ऊर्जा हो चुका था, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सभी लोग। सोमवार से आप सभी लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस चलेंगी। टेस्ट का कौन सा चैप्टर है? हाँ, टेस्ट का चैप्टर लिख लो सभी लोग। शनिवार के जो टेस्ट होगा, इस शनिवार के टेस्ट में आज मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा भी, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 का टेस्ट होगा। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 नहीं, चैप्टर नंबर 3 का नहीं, 3 का तो हो चुका है, 4 का टेस्ट होगा। ठीक है, ये 2 टेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में होंगे। मैथ वाले सर अपना मैथ का बता देंगे। ठीक है, ये 2 टेस्ट आप लोगों का टेस्ट होगा इस शनिवार के दिन। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, ओके, शनिवार के दिन का टेस्ट का टॉपिक है। चलो भैया, आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ा ब्लैक बैकग्राउंड की मांग है, ब्लैक बैकग्राउंड पे क्लास लेते हैं। अब हेडिंग डालिए सभी लोग। क्या वैद्युत शक्ति, यही तो पढ़ना है आप लोगों को कि वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं, क्या होता है। तो ध्यान देना, वैद्युत शक्ति क्या होता है। किसी भी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहा जाता है। वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को क्या कहा जाता है? वैद्युत शक्ति कहा जाता है। ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहा जाता है। विनायक बाबू, बहुत दिन बाद आए हो, मुझे आपसे बात करनी है। आज 7:30 बजे जरूर क्लास में आ जाना, है ना, मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, देखो भाई सलोनी गुप्ता, अगर हम आपको पढ़ाएं तो भी दिक्कत, ना पढ़ाएं तो भी दिक्कत। मैं तो कह रहा हूं क्लास में जितना पढ़ाया जा रहा है उतना रिवीजन, उतना पढ़ो और उसी को रिवीजन करो डेली के डेली। आपको अपने से रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं होगी, हम खुद करा देंगे रिवीजन। ठीक है, हम खुद कराएंगे रिवीजन, टेंशन क्यों लिया। लेकिन हाँ, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो टेस्ट लिया जा रहा है, वो सब टॉपिक डेली के डेली तैयार करते रहो। ठीक है, तब आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है,
ये वैद्युत शक्ति कहते हैं। वैद्युत शक्ति को, वैद्युत शक्ति को जो है हम लोग P से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? P से निरूपित करते हैं वैद्युत शक्ति को। वैद्युत शक्ति को कैसे निरूपित करते हैं? P से निरूपित करते हैं, ठीक है। वैद्युत शक्ति P इज इक्वल टू फार्मूला होता है, वैद्युत शक्ति P इज इक्वल टू फार्मूला होता है W/T। ये फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला? W/T। अब आप लोग जानते हो W इज इक्वल टू फार्मूले काफी सारे होते हैं। क्या होता है? VIT होता है, एक तो ये फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एक फार्मूला ये होता है कि I² RT होता है, I² RT फार्मूला होता है, ठीक है। RT फार्मूला होता है ना, I² RT फार्मूला होता है। और एक फार्मूला था V² T/R होता है। ये W की फार्मूले होते, ये सब आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, पक्का मैंने बताया होगा कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले आप लोगों को। क्यों भाई, बताया नहीं था आप लोगों को? बताया था ना। लेकिन अतः समीकरण नंबर 1 से, जिसे मान लो समीकरण नंबर 1, तो यहां पे ध्यान देना सभी लोग, इससे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? ध्यान देना, समीकरण नंबर 1 से अगर P W का वैल्यू, अगर यहाँ पे VIT रखोगे तो P इज इक्वल टू VI बचेगा। W का वैल्यू अगर I² RT यहाँ पे रखोगे तो T से T कट जाएगा, बचेगा I² R बचेगा। W का वैल्यू V² T/R रखोगे यहाँ पे तो T से T कट जाएगा, बचेगा V²/R। ये फार्मूला जितने भी हैं सबके सब फार्मूला जो है आपके शक्ति से रिलेटेड है, याद कर लेना। ये सब फार्मूला शक्ति भाई के रिलेटेड है, पावर से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, शक्ति से रिलेटेड है, पावर से रिलेटेड है। हो सकता है कल मैं क्लास ना लूं क्योंकि मेरे मम्मी को दिखाने जाना है मुझे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो ये सभी फार्मूला आप लोग याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, इस पे आधारित न्यूमेरिकल, इस पे आधारित आंकिक प्रश्न, जो कि मैं आपको क्लास के कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर तो उसके बाद मैं कराऊंगा, ठीक है। विनायक जी परेशान ना हो, सोमवार से के बाद शिखर बैच वाले बच्चों को भी हम यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं कराए थे, या मैं कराया तो था लेकिन आप लोग भूल गए हैं। तो मैं आपको रिवीजन जब मैं चैप्टर पढ़ा लूंगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब यहां कराऊंगा तो आप लोगों में भी लाइव हो जाएगा, दोनों लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। परेशान ना, वैसे तो आप यहाँ पे भी पूरा चैप्टर ही पढ़ोगे रिवाइज करके, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको शिखर बैच में भी करा दूंगा मैं ना। मैंने नहीं कराया था चैप्टर वाइज, वो शिखर बैच में तो मैं हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों में करा दे रहा हूँ ना। शिखर बैच हो चाहे वरदान बैच, दोनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ में हो रहे हैं, है ना, ठीक है। विनायक परेशान ना होना, कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी तो समय है, क्या दिक्कत है। अभी देखना अगले सप्ताह में मैं कितनी इंपॉर्टेंट वीडियोस देने वाला हूं आप लोगों को, कि आप लोगों को लेने के बाद आप लोगों को लगे सब तैयारी हो गई। बहुत अच्छी अच्छी लेक्चर्स देने वाला हूं आप लोगों को, बस देखना। अभी तक स्टूडियो की कमी थी क्योंकि एक स्टूडियो था उस पर दिन भर क्लास चल रही थी, तो सेकेंड स्टूडियो बन गया है, अब दिक्कत नहीं है। अब देखना ऐसे ऐसे लेक्चर्स आप लोगों के लिए जाएगा कि आपकी पूरी दुख दर्द ही खत्म हो जाएगा, बस पढ़ाई करना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग यहाँ से कंसेप्ट पढ़े ही हैं, तो कंसेप्ट जब तैयार है तो यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स जाएंगे कि आपको पूरा चैप्टर ही एक साथ में तैयार हो जाएगा, ठीक है। बस पढ़ना होगा आप लोगों को ना, ठीक है। थोड़ी सी धैर्य रखो अगले सप्ताह तक के लिए। अगले मैं अभी कभी नहीं कहूंगा, अगले सप्ताह में बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, अगले सप्ताह में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली हैं। शिखर बैच वालों के लिए तो रामबाण काम करेगा, वरदान बैच वाले तभी पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री टाइमिंग सुबह 6:30 बजे सर आ जाते हैं, तो 6:30 बजे से पढ़ाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। वैद्युत शक्ति का मात्रक, वैद्युत शक्ति का मात्रक, वैद्युत शक्ति की मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है? पहला मात्रक जो होता है, जो इसका पहला मात्रक होता है, पहला मात्रक जो होता है वह होता है जूल प्रति सेकंड,
पहला मात्रक होता है, जूल प्रति सेकंड पहला मात्रक होता है, या फिर इसे कहा जाता है वाट। कुछ लोग कहते हैं मेरा तो वाट लगा लिए, वाट में मेरी पूरी शक्ति खत्म कर दी। अरे हो जाएगा भारत बाबू, कुछ पढ़ते रहो आगे, फिर पीछे का डेरिवेशन करते रहो, ठीक है, पर आगे आगे पढ़ते रहो, पीछे का डेरिवेशन करते रहो तो ठीक रहेगा ना, भूलेगा नहीं। ऐप पर भी होगा, यूट्यूब पे पहले लग जाएगा, ठीक है ना, क्यों परेशान हो। देखो एक होता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 वाट होता है। एक अश्व शक्ति, एक हार्स पावर नहीं कहते मोटर 2 हार्स पावर का है, 3 हार्स पावर का है, तो एक अश्व शक्ति जिसे इंग्लिश में अश्व हार्स पावर कहते हैं, अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति इज इक्वल टू होता है, एक अश्व शक्ति इज इक्वल टू होता है 746 वाट। याद रखना 746 वाट होता है। ये दोनों चीज याद रखना कि एक जूल प्रति सेकेंड या वाट किसका मात्रक होता है, वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है, एक अश्व शक्ति से 746 वाट होता है। सर्वेश सर कब पढ़ाएंगे, नंदनी सर्वेश सर पढ़ाएंगे, परेशान क्यों, पढ़ाएंगे। जैसे विनायक आज देख लो चैप्टर नंबर 9 का न्यूमेरिकल दोनों में चल रहा था, शिखर बैच वरदान बैच दोनों में क्लास चल रही थी, तो जो इंपॉर्टेंट क्लासेज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास, देखो ये सब आप लोग पढ़ चुके हो शिखर बैच वाले, तो दोबारा ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है, आप लोग अपने नोट से रिवाइज कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़े हो, इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे चला दी जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल योगेश, कौन कह रहा नहीं है आपके लिए, ठीक है। आगे चला जाए, नोट हो गया, हेडिंग डालना किलोवाट घंटा। देखो किलोवाट जो घंटा होता है, यह एक प्रकार की व्यावसायिक, यह एक प्रकार की व्यावसायिक मात्रक है। जो किलोवाट प्रति घंटा होता है, ये जो आपकी घरों में बिजली आती है वहां पे व्यावसायिक रूप से मापा जाता है। जैसे किलोवाट प्रति घंटा जो है घरों में जो बिजली आती है व्यावसायिक रूप से मापा जाता है, ठीक है ना। इसे यूनिट भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। यूनिट कहने का मतलब समझ रहे हो, कितना यूनिट बिल आया है, कितना यूनिट बिल नहीं आया है ना। पुस्तक में इसे कभी कभी कहा जाता है BTU, क्या कहा जाता है, BTU कहा जाता है, ब्रोटेड यूनिट, ठीक है, कहा जाता है। कितना यूनिट बिल है, ये सब व्यवसायिक मात्रक है ना। सर चैप्टर नंबर 9 का डेरिवेशन करवाओ जो सर नहीं करवाए हैं। क्या नाम है, कमलेश पटेल। मैं एक बार मेरे से आप बात कर लेना कौन सा अच्छा डेरिवेशन है। मुझे नहीं लगता कि मैंने जो छुड़वाया है मैंने ही क्या सर से छुड़वाया है, मुझे लग नहीं रहा था कि इस साल कहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने छुड़वा दिया है, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, BTU कहते हैं। ध्यान देना इसके आगे। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 1 घंटा, ये होता है ना। 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 1 घंटा। 1000 को 1000 रहने दीजिए वाट, पूरे 1 घंटा जो होता है, 1 घंटा को हम लोग लिख देते हैं 3600। 1 घंटा को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे, तो सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकेंड होता है 1 घंटा में, इतना सेकेंड इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, यानी कि हो जाएगा 1000 वाट।
इंटू 3600 क्या सेकंड। अच्छा, 1 घंटा को अगर सेकंड में चेंज करोगे तो ये 3600 सेकंड होता है। कैसे चेंज करोगे? 1 घंटा में पहले 60 का गुणा करोगे तो मिनट में चेंज हो जाएगा, फिर 60 का गुणा करोगे तो सेकंड में चेंज हो जाएगा, तो कुल कितना 3600 सेकंड आएगा। तो ये मैं लिख दिया हूं यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर आएगा 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू कितना आएगा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल इतना आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, जूल, ठीक है। ये आपको क्या करनी है? याद रखनी है, ये पूछा जाता है। यानी 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। व्हाट आर यू टीचिंग मी? ए भाई, हाउ आर यू पढ़िंग मी? नहीं, व्हाई आर यू रीड? क्यों पढ़ रहे हो आप? बताओ, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। इनऑर्गेनिक की क्लास रात को 8:40 से चलती है। बीटीयू का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इस बीटीयू का, ये जो बीटीयू है इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये होता है बीटीयू का फुल फॉर्म, ठीक है। आया समझे? हाँ, शेख प्रताप सिंह, क्या गलत है? बीटीयू का यूनिट बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है। अगर कहीं पे यूनिटों की, यूनिटों की संख्या निकालने के लिए कहा जाए कि यूनिट कितना यूनिट है, यूनिटों की संख्या निकालने के लिए अगर आपसे कहीं किसी क्वेश्चन में कहा जाए तो फार्मूला लगाते हैं वाट इंटू घंटा, वाट इंटू घंटा इंटू दिन, दिन अपान 1000। ये आपसे फार्मूला लगाया जाता है, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि 10 वाट का एक बल्ब 10 दिन जलाया जाता है तो कितना शक्ति क्षय होता है? पुष्पेंद्र यादव कुमार, सर मुझे शक्ति का फार्मूला एक बार और बता दो। देखो, शक्ति इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी होता है, और डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है VIT I²RT V² अपान टी V² T अपान R। तो हम लोग इस W का वैल्यू अगर VIT यहां रखेंगे तो T से T कट जाएगा, तो P इज इक्वल टू VI हो जाता है। इसी तरह से I²RT यहां रखेंगे तो T से कट जाएगा, यहाँ I² R बचेगा। इसी तरह V² T अपान R के यहाँ अगर हम लोग इसको रखेंगे T से, ये T कट जाएगा, V² अपान R हो जाता है। इस तरह से ये शक्ति का फार्मूला होता है, ठीक है, समझे? देखो, मैं सबका नहीं सुन सकते हिमांशु यादव, सबका सुनेंगे तो क्लास खत्म हो जाएगा। व्हाइट कर दो आंचल उपाध्याय, बिल्कुल। चलो मैं इसके बाद वाला स्लाइड व्हाइट कर दूंगा, ठीक है। तो यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं? वाट गुणे घंटा इंटू सेकेंड अपान 1000, ये यूनिटों की संख्या निकल के आ जाती है। आंचल का कहना है कि इसके बाद वाला पेज जो है व्हाइट कर दीजिए, तो ठीक है आंचल, मैं व्हाइट कर दे रहा हूं। व्हाइट हो गया। तो यूनिटों की संख्या क्या? वाट गुणे घंटा इंटू दिन अपान 1000। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में कि एक बल्ब 10 वाट का है, एक बल्ब कितना है? 10 वाट का है, 10 दिन प्रति दिन रात में जलाया जाता है। प्रतिदिन सुबह, नहीं, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, 6 बजे तक जलाया जाता है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जलाया जाता है। तो
यूनिटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन कभी बोर्ड में पूछा नहीं गया है, मैं वैसे ये फार्मूले को प्रैक्टिस करने के लिए मैं करा दे रहा हूं। क्योंकि ये फार्मूला कैसे प्रैक्टिस करोगे ये हम करा दे रहा हूं, ठीक है ना। देखो सिंपल है, आपको क्वेश्चन में कहा है 10 वाट, ये वाट हो जाएगा, पी शक्ति हो जाएगा, ठीक है। 10 दिन तक, दिन मतलब कितना है, दिन मतलब कितना, 10 दिन तक चलाया जाता है। अब शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक चलाया जाता है, मतलब कुल 12 घंटा जलाया जाता है, यानी घंटा कितना है, 12 घंटा, ठीक है। तो यूनिटों की संख्या, फार्मूला क्या होता है, यूनिटों की संख्या, फार्मूला क्या होता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन अपान 1000, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला लगाएंगे तो कितना वाट है, 10 वाट है, कितना घंटा, 12 घंटा, कितने दिन तक, 10 दिन तक कराया जाता है, अपान 1000 कर देंगे, कट जाएगा, यानी 1.2 यूनिट आएगा। 12 घंटा 10 दिन तक चलाया जाता है तो 1.2 यूनिट आपका आंसर आता है। आशीष कुमार करा देंगे, क्या दिक्कत है, करा देंगे, है ना, करा देंगे, चैप्टर 2 के भी करा देंगे, ठीक है। अभी मैंने सोचा कि ये चैप्टर आज खत्म कर देते हैं। ये मैं बस इस फार्मूले को समझाने के लिए करवाया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता है, ताकि ये फार्मूला आपको समझ में आ जाए कि कैसे यूज किया जाता है। हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पक्का आता है, 1.2 यूनिट आएगा, 1.5 नहीं, ठीक है ना, बोर्ड में नहीं आता है, ठीक है। वैसे मैं समझाने के लिए कराया, ठीक है, ताकि एक तरह से आप समझ जाएं कि ये फार्मूला लगाया कैसे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा वैद्युत सेल, क्या हेडिंग डालना है, वैद्युत सेल, वैद्युत सेल हेडिंग डालना है। सर जी वैद्युत सेल क्या होता है ये मुझे बताओ। देखो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है, यह एक ऐसी युक्ति होती, एक ऐसी युक्ति होती है जो कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वैद्युत सेल एक प्रकार की, इस प्रकार की युक्ति होती है ना। हाँ ऐसे ही इतना इजी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब क्वेश्चन कठिन नहीं होते, कुछ ही क्वेश्चन कठिन होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा इसमें और तेल पानी लगा के पूछ लेता है। बैटरी, वैद्युत सेल क्या, एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और निरंतर धारा का प्रवाह बनाए रखती है, ठीक है। है ना, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सभी लोग, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है, बहुत आसान है विद्युत वाहक बल, ध्यान देना सभी लोग। विद्युत वाहक बल क्या होता है, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, है ना। किसी
आवेश को किसी सेल में किसी सेल के पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य। पूरे सेल, किसी आवेश को किसी सेल के पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं इसे, जो हम लोग इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। इसे w से प्रदर्शित करते हैं। अब विद्युत वाहक बल W इज इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, इसे E से प्रदर्शित करते हैं। E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखो E इज इक्वल टू क्या? सेल में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W तथा आवेश Q का अनुपात एक तरह से सेल विद्युत वाहक बल को कहा जाता है। यानी कि किसी एकांक आवेश या किसी आवेश को पूरे सेल में प्रवाहित करना है। जैसे एक आवेश में, आप लोग जानते हो, पूजा पाठ किए हो कि नहीं किए हो? किए होंगे। तो आप लोग क्या करते हो? आरती लेने के बाद आरती लेके पूरे घर के हर रूम में जाते हो, है ना। पंडित जी लोग तो आरती में सबके पास पहुंचाते हैं, इसलिए पहुंचाते चार पैसा उसमें रखा जाए, ठीक है। पंडित जी को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पंडित जी को हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको मेन पॉइंट पर आता हूं, मेन चीजों पे लेके जाता हूं कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। किसी सेल में इसी तरह से एक आवेश लेके पूरे सेल में अगर हम प्रवाहित किए दें तो जो किया गया कार्य होता है वह कार्य W और आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल, नहीं बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। नोट कर लो सभी लोग फटाफटी से। शीतल, इंपॉर्टेंट क्लास चलेगी, ये अभी कंसेप्ट की क्लास चल रहा है। अब रह गई बात सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो चीजें ध्यान देना। इसमें ये सब चीजें जो मैंने बताया शक्ति, देखो यहां से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से आंकिक प्रश्न पूछा जाता है या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, जो कि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा इस पे इस फार्मूले पर यूनिटों की संख्या वाले फार्मूले कक्षा 10 में पूछा जाता है क्वेश्चन, कक्षा 12 में बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो मैंने विद्युत वाहक बल बताया, इसमें ये आपके विद्युत वाहक बल का जो परिभाषा है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी विद्युत वाहक बल की परिभाषा एग्जाम में पूछ लेता है, विद्युत सेल की परिभाषा कभी नहीं पूछता है। यहाँ पे किसी सेल में प्रवाहित करने में किया गया कार्य मैंने करा था, अगर विद्युत सेल के बारे में नहीं बताया होता मैं आपको तो कैसे काम चला होता? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब सोमवार से स्टार्ट करेंगे। मैंने सोचा कि अब ये आज से क्या करें, सोमवार से ही स्टार्ट करते हैं, छोड़ो जाने दो, एक अच्छा दिन रहेगा। हो गया इतना। एक आध क्वेश्चन करोगे विद्युत शक्ति पे जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, करो, करना है तो करो, है ना? करो एक क्वेश्चन।
क्वेश्चन है कि 600 वाट 600 वाट और 120 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 120 वोल्ट के हीटर हीटर के तार का प्रतिरोध 600 वाट या फिर 120 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आप सभी लोगों को। इसे कोई कर सकता है? कोई करे तो बताओ। मत बनाओ डायग्राम, पूछा नहीं जाता क्या? एक नंबर में पूछेगा डायग्राम बना के दोगे? अंकिता धनखड़ एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, उसमें डायग्राम बना के दोगे? हाँ, खत्म की बेवकूफी है यार, है ना। परमजीत भाई एक बार क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो अपने बोर्ड का। है ना, एक बार बोर्ड के क्वेश्चन जो मैं लिखवाया हूं सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं। 24 ओम दीपक चौहान ने बताया, मुझे नहीं पता आंसर कितना आएगा, चलो लगाते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 600 वाट दिया है। ये शक्ति पी का वैल्यू बताया 600 वाट, ठीक है। और 120 वोल्ट भी का वैल्यू है 120 वोल्ट, ये तो है आपका। तो भैया ये फार्मूला देखना सभी लोग, इसमें इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? यही वाला पी इज इक्वल वी स्क्वायर अपान आर वाला फार्मूला लगेगा, ये तो फार्मूला लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर वाला फार्मूला। यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? वी स्क्वायर अपान पी हो जाएगा। लगाओ, वी का वैल्यू 120 इंटू 120 हो जाएगा, अपान पी का वैल्यू क्या है 600 वाट, 600 वाट हो जाएगा। ये दोनों सुनना सुनना करे, 6 दूनी 12 यानी 24 ओम आएगा आंसर। तो इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हाँ, 24 ओम सभी का आ रहा है ना। और क्वेश्चन बताएं, करोगे आप लोग? चलो छोड़ो, जाने दो। स्टिकर बैच में होते तो करवाते क्वेश्चन, यहाँ पे समय की कमी है, क्वेश्चन छोड़ो, जाने दो। अब हेडिंग डालो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। हेडिंग डालो और रहने दो, शिखर बैच में होते तो करवाते क्वेश्चन, यहाँ पे समय की कमी है, ठीक है। हेडिंग डालो, सेल का आंतरिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ध्यान देना। लाइट कट गई है इसलिए मैंने लाइट को बुता दिया, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? ध्यान देना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। देखो, मैंने अभी आपको पढ़ाया क्या, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या था? किसी आवेश को सेल के पूरे परिपथ में लेकर प्रवाहित करने में किया गया कार्य जो होता है तथा आवेश का अनुपात जो होता है उसे विद्युत वाहक बल कह रहे थे। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जब हम लोग आवेश लेकर पूरे परिपथ में प्रवाहित करते हैं, पूरे परिपथ में प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है वहां पे कुछ रुकावटें काम करती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती जो रोकती हैं, जो रोकती हैं उसी को कहा जाता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो लिखना सभी लोग इसका परिभाषा कि सेल के विद्युत वाहक बल विद्युत अपघट्ट द्वारा भी धारा के मार्ग में रुकावट डाली जाती है। सेल का
सेल का विद्युत अपघट्य, विद्युत सेल का विद्युत अपघट्य भी धारा भी आंतरिक भी धारा के मार्ग में अवरोध का काम करती है, अवरोध का कार्य करती है, अवरोध का कार्य करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल भी विद्युत अपघट्य के विद्युत वाहक बल, सेल का जो विद्युत अपघट्य भी धारा के मार्ग में क्या अवरोध का कार्य करती है, जिसे हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे जो है हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल आर से क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। पहली बात किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब बोर्ड एग्जाम में यह पूछा जाता है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तथा ये किन बातों पे निर्भर करती है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यह आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं और यह किन बातों पे निर्भर करती है, इस तरह से आपके एग्जाम में पूछता है ना। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, बहुत बढ़िया स्नेहा सिंह, बहुत मेहनत कर रही हो आप, बहुत अच्छा। एक 60 वाट तथा 220 वोल्ट के बल्ब को 300 वोल्ट की लाइन पर प्रयुक्त करने के लिए क्या करना होगा, कृष्णा कुमार जायसवाल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर दिया जाए कृष्णा कुमार जायसवाल का। करा दे क्वेश्चन। चलो यहाँ पे आते हैं, छोड़ो जाने क्वेश्चन छोड़ो। तो इसी में इसे स्मॉल आर पे से निर्भर करते हैं, और ये निर्भरता ये किन किन बातों पे निर्भर करता है, ये हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात ये किस पे निर्भर करता है, सबसे पहली बात प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर ये बढ़ता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, प्लेटों जैसे आप लोग सेल देखें कि नहीं, सेल इसी तरह से होता है ना, इस तरह से सेल होता है। सेल में क्या क्या होता है, एक यहाँ पर 2 प्लेट लगी होती हैं, है ना, सेल इस तरीके से होता है। सेल में ये 2 प्लेटें लगी होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है कैथोड। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एक क्या होता है, एनोड होता है, एक क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो बात मेरी यहां से ये समझना आप सभी लोग कि अगर हम इन दोनों प्लेटों की मध्य की दूरी बढ़ा दें तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। तो लिखना ना यहाँ पे, पहला निर्भर किन किन बातों पे निर्भर करता है, या सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो पहला कारक लिखना, सेल के आंतरिक प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर बढ़ता है। आंतरिक प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है ना। नेक्स्ट लिखना दूसरा पॉइंट यह है, अगर इन जो प्लेटें हैं, ये जो प्लेटें हैं भाई, इन प्लेटों का क्षेत्रफल, इन प्लेटों का क्या क्षेत्रफल अगर बढ़ा दें तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटता है ना। प्लेटों के मध्य
क्षेत्रफल घटाने पर बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है, घटता है ना। प्लेटों के मध्य का जो क्षेत्रफल होता है उसको बढ़ा दें तो आंतरिक प्रतिरोध क्या घटता है। बिल्कुल अच्छा है, आ सकता है, मेहनत करोगे तो, मेहनत करोगे तो पक्का आ सकता है ना। नेक्स्ट चीज ध्यान देना, ये किन बातों पे निर्भर करता है। नेक्स्ट जो निर्भरता है, इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य, आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो सर ने पढ़ा ही दिया है आप लोगों को कक्षा केमिस्ट्री में, तो उसमें पढ़े होंगे सेल के अंदर एक विद्युत अपघट्य होता है। तो ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, निष्ठ निर्भरता ये दर्शाती है कि सेल के विद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोड के प्रकृति पर निर्भर करती है। निष्ठ जो निर्भरता होता है, तीसरा लिखना, यह सेल के विद्युत अपघट्य तथा आंतरिक प्रतिरोध, अरे सेल के विद्युत अपघट्य तथा सेल का जो विद्युत अपघट्य है तथा है ना इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड के प्रकृति पर निर्भर करता है। हाँ, फिजिक्स का क्लास है, लो से केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया मैंने। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई आपकी 8:40 पर सर पढ़ा रहे हैं, हम आपको ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे सोमवार से, ठीक है। ये सेल की निर्भरता है। तो मेन रूप से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है यहां से कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, या किन बातों पे निर्भर करता है, या सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल भी धारा के मार्ग में अवरोध का कार्य करता है, जिसे हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। निर्भरता ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो देखो ये जो सेल के प्लेटें हैं, इन प्लेटों के बीच की अगर दूरी बढ़ाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है। सेल के प्लेटों के मध्य जो ये प्लेट है, इनका क्षेत्रफल अगर बढ़ाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध का मान घटता है। और अगर विद्युत वाहक बल, विद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। हो गया। बताओ। आशीष सर, बस ये देखो जा इन्वर्टर कितना टाइम का आउटेज कर रहा है। आशीष सर थोड़ा थोड़ा देख लीजिए इसको। ऐसा डंडा ला रही मैं। आंटी जी ट्राई करेंगे आप। अरे क्यों? आप लोग खाना नुकसान कर, हमारे घर में मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा, ले आएंगे। अरे रहने दीजिए, हमें मत लाइएगा, कपड़ा हो जाएगा। आशीष थोड़ा देख लो इन्वर्टर कितना टाइम का बैकअप दिखा रहा है, उस हिसाब से क्लास को आगे रन करूंगा ना। लास्ट में कराऊंगा राहुल, राहुल कुमार का कार्बन प्रतिरोध के कलर को लास्ट में समझाऊंगा, अंतिम में, लास्ट में, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन आप 57 नहीं, बैकअप टाइम देखो कितना दिखा रहा है। बना लोगे तो अमन प्रजापति अच्छा रहेगा। कितना बता रहा है? 1.5 घंटा बस? लाइटिया क्यों नहीं आ रही है? विषय चल रहा है फिजिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालना आप सभी लोग।
टर्मिनल विभवांतर। ये बात समझ में आई ना, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, यह किन बातों पर निर्भर करता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। कर लोगे ना क्वेश्चन पूछी गई तो। क्या देखिया, आशीष सर को देखिया, आशीष सर पढ़ाते नहीं, पढ़वाते हैं हम जैसे चूतियों से, ठीक है। सचिन पाटवा, जनरेटर की व्यवस्था कर ले। 3 किलोवाट का मैं इन्वर्टर लगवाया हूं, वो भी एक नहीं दो दो। बीबी राय एंड गुड वाइफ, बहुत बढ़िया। ये कार्बन कलर प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, जो कि मैं अंतिम में लास्ट में करवाऊंगा उसको, ठीक है। चलो यहां पे आते हैं, टर्मिनल विभवांतर के बारे में जानते हैं। टर्मिनल, अरे यार ये क्या, ठीक है। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? टर्मिनल विभवांतर जानने से पहले एक बार हम फिर से आपको लेके चल रहे हैं विद्युत वाहक बल की। विद्युत वाहक बल की परिभाषा में क्या हुआ था, किसी आवेश को किसी परिपथ, किसी सेल के पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कर रहे थे, विद्युत वाहक बल कह रहे थे, है ना, ये तो कर रहे थे। मोनी ठाकुर इग्नोर नहीं कर रही हो, मुझे पूरा याद है कि आप दिल्ली से हो ना, शायद दिल्ली में रहती हो, दिल्ली से हो नहीं, दिल्ली में रहती हो। और आपको मैं जो ज्वाइनिंग करने जा रहा था तो आपने ऐप नहीं डाउनलोड किया था, मुझे पूरा याद है, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूं, है ना। आशीष सर का फोटो दिखाएं, टेंशन ना लो, आशीष सर आप लोगों का काउंसलिंग करेंगे। आज शाम की क्लास में आ जाना, ठीक है, शाम की यूट्यूब की क्लास में आ जाना, आप लोगों की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। कमलेश, मैं सोमवार से केमिस्ट्री सेकंड कराऊंगा यार, मैंने आज नहीं सोचा कराने के लिए क्योंकि दिन अच्छा नहीं था, मैंने सोचा सोमवार से कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या था, विद्युत वाहक बल में था किसी आवेश को किसी सेल के पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को विद्युत वाहक बल कर रहे थे। लेकिन टर्मिनल विभवांतर में क्या होगा, किसी आवेश को सेल के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा आवेश किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर कहते हैं किसी आवेश को सेल के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर जो होता है उसे, जैसे मान लो कोई आवेश है ना, ये कोई आवेश है, इस आवेश में कोई सेल है, हम एक सेल बना रहे हैं ना, एक सेल बना रहे हैं, ठीक है, एक सेल बना रहे हैं। ये R1 R2 स्मॉल r, ठीक है, यहाँ पे
यहां पर एक, यहां पर एक आपका विद्युत वाहक बल ई लगा हुआ है। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा मान लो, तो ये नहीं, इस सेल के किन्हीं दो बिंदु अगर ए बी के मध्य अगर हमें धारा प्रोवाइड करनी होगी, तब जो कार्य करना पड़ेगा उसे विद्युत वाहक टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। अगर पूरे सेल में विद्युत धारा प्रोवाइड करना पड़े तो किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, टर्मिनल विभवांतर, सॉरी विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी अगर ए और बी के मध्य हमें टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करना पड़े तो क्या करेंगे हम लोग, वी ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी के मध्य का अपान क्या, आवेश क्यू का अनुपात, ये आपका वी ए बी के मध्य का टर्मिनल विभवांतर। आया बात समझ में? किसी आवेश को सेल के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य प्रवाहित करने में किया गया कार्य, दो बिंदुओं के मध्य प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा आवेश क्यू के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। सर विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या थी? विद्युत वाहक बल की परिभाषा यह थी किसी आवेश के किसी सेल के पूरे परिपथ में, यहां पे इस शब्द को ध्यान रखना, ये था पूरा परिपथ है ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य है ना। अगर मान लो आपकी शादी हुई, शादी में पाहुर बटता है ना, सिंपल गांव की भाषा में समझना। यूट्यूब वीडियो का पीडीएफ क्यों नहीं मिल रहे हैं सर? देखो दीपेंद्र मिश्रा जी, 2-3 दिन की दिक्कत है, उसके बाद सोमवार मंगलवार के बाद जितनी भी क्लासेस यूट्यूब पे होंगी उसका पीडीएफ ऐप के पीडीएफ सेक्शन में या स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। अभी तक नहीं मिल रहा था क्योंकि ऐप में थोड़ा काम चल रहा था ना। अभी तक जितनी पीडीएफ थी सब टेलीग्राम पे मिल रहा था, अब ऐप पे भी मिल जाएगा। पॉइंट पर आते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है? किसी आवेश को सेल के पूरे परिपथ में प्रवाहित करना हो तो किया गया कार्य था आवेश क्यू के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल का परिभाषा पूछा जाता है, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि किसी आवेश को किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य अगर केवल प्रवाहित करने किया जाए तो किया गया कार्य था आवेश क्यू के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। बात समझ में आई सभी को? आया समझ में दोनों परिभाषा? तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं सिंपल और आसान भाषा में। एक आवेश है, उस आवेश को, एक आवेश है, उस आवेश को मान लो आपके घर शादी उदी होती है, या आप ही की मान लो शादी हुई, अच्छी अच्छी आप एकदम दुल्हन लेकर आए, दुल्हन मतलब लड़की लेकर आए एकदम सुंदर से, लाइट आ गई, अब तो क्लास चलेगी पूरा। दुल्हन लेकर आए है ना, लड़की लेकर आए, बिल्कुल विद आंसर देंगे, सलोनी को विद आंसर देंगे, फिर बिल्कुल देंगे विद आंसर, विद सोल्यूशन देंगे। डोंट वरी, परेशान ना हो यार सलोनी, ऐसे कैसे कर रहे हो, नहीं होगा। तो चलो पॉइंट पर आते हैं। आपकी शादी हुई, दुल्हन लेकर आए, दुल्हन के साथ में मिठाइयाँ भी लेकर आते हो ससुराल से, है ना, ये तो करते हो आप लोग, दुल्हन भी लाते हो, मिठाइयाँ भी लाते हो, है ना। अगर मिठाई लेकर आए, अगर मान लो आपके ससुर जी मीठा कम दिए हैं, जब दुल्हन अच्छी होती है तो मीठा कम दी जाती है, क्योंकि मिठाई वहां से ही मिल जाती है ना, लड़की अच्छी होती तो, है ना। आपकी भाषा में तो कुछ और ही बोला जाता है उसे, है ना, पुष्कर रोजना, है ना। तो आप उस मीठा को लेकर अपने घर और अपने बगल वाले घर, दो लोगों के घर, अपने घर और अपने बगल वाले के घर, और अपने दोस्तों को बस खिला दो, कुछ 2-4-6 लोगों को खिला दो। तो खिलाने में जो किया गया कार्य, गर्लफ्रेंड से शादी करें तो कैसा रहेगा? जानमोहन यादव, अच्छा रहेगा यार, लड़की तो लड़की, चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे, है ना। अपने मम्मी पापा से पूछना, अगर उनके लिए अच्छा रहेगा तो हमारे लिए क्या दिक्कत है, हमारे लिए तो सब कुछ अच्छा है। तुम लोग किसी से शादी कर लो, गर्लफ्रेंड से करो चाहे कहीं से करो, मिठाइयाँ भिजवा देना, बस मैं यही चाहूंगा, और क्या मेरे लिए क्या चाहिए बताओ। क्यों प्रीति ठाकुर, मैं गलत कर रहा हूं? अगर जामवंत यादव पूछ रहे हैं कि गर्लफ्रेंड से शादी करूं तो कोई प्रॉब्लम, मैं कह रहा हूं किसी से करो यार, मिठाइयां भिजवा दो, गर्लफ्रेंड से करो या किसी से भी करो, है ना। हाँ, ये टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो डिफरेंस समझना। अगर
वो अपनी दुल्हन लेकर आए हो। हाँ, रुपए भी लेते हैं, नौकरी पाओगे तब रुपए लेंगे, देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आजकल तो लड़कियां बहुत खतरनाक हो चुकी हैं, रुपए लेकर शादी करती हैं। सही बता रहा हूँ। चलो पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। तो मिठाइयां लेकर आए, अगर पूरे गांव में बंटवा दिए तो जितना मिठाई खर्चा हो रही है, तो जो जो किया गया कार्य होता है और आवेश का अनुपात होता है। पूरे गांव में बंटवा रहे हो सभी के घर, तो वह कौन सा होगा? विद्युत वाहक बल होगा। केवल 2-3 लोगों के घर बंटवा रहे हो, खास खास लोगों को बुला रहे हो, खास खास लोगों को खिला रहे हो, बंटवा रहे हो, तो किया गया कार्य जो किया जाएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। अंतर समझ में आया? अंतर समझ में आया? वही बात है, क्या क्या सुन रहे हो नितिन सिंह? वही जो मैं बोल रहा हूं। नितिन यार, ये लोग लड़की कुछ खतरनाक। हाँ, खाने को मिलना चाहिए। तुम किसी से भी शादी करो यार, हमसे क्या मतलब है? शादी तुम कर रहे हो, जामुन शादी करे सर, गर्लफ्रेंड शादी करो तो क्या होगा यार? तुम किसी से करो यार, शादी तुमको करना है, रखना आपको है, रातें आपको बितानी है। हमसे क्या मतलब बताओ? हमको कुछ मिलने वाला क्या? हमको मिलेगा 2-4 मिठाइयाँ, और मिठाइयाँ खा के बस खुद। वो भी एक दिन मिलेगा, रोज रोज थोड़ी ना मिलेगा, है ना। खाना रोज आपको देगी वो, है। खाना साना जो भी देने वाली चीजें हैं सब कुछ वो आपको देगी, है ना। खाना पीना और जो भी हो XYZ, है ना। रगी टर्मिनल विभवांतर को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो भी लिखकर जिसके जिसके घर बंटवा रहे हो उसका उसका नाम लिखवा दो। जैसे मिठाई मैंने ए और बी के बीच बंटवाया तो ए बी लिख दिया, ठीक है, टर्मिनल विभवांतर के सामने। अब कार्य ए और बी के मध्य किया गया कार्य ए डब बी लिख दिया और आवेश क्यू का अनुपात कर दिया। है कि नहीं भाई? शिवम तिवारी, है कि नहीं? और इसमें आधे से ज्यादा लोग सीधा बन रहे हैं, मैं सच्चाई बता रहा हूं, आधे से ज्यादा लोग बदमाश हैं। अरे शिवम समझ जाओ, इतना मासूमियत मत दिखाओ, है ना। जो आप कर रहे हो वो याद करो, मैं वो करके छोड़ दिया हूँ सब चीजें, लाइफ में बहुत सारी चीजें किया हूँ, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। समझे शिवम? है ना? मजे ना लो। अरे वीरेंद्र, जूम चलवाने के चक्कर मेरे माता जी को बीमार हो गई, अब मैं उसी में परेशान हो गया, नहीं तो अगले सैटरडे संडे को मैं जूम करवाया होता। ठीक है, क्या बताऊं मैं, क्या ही बताऊं मैं आप, है ना। अभी कल माता जी को दिखाना, हो सकता है कल क्लास ना ले पाऊं मैं, है ना? इसमें आधे से ज्यादा एकदम सीधा साधा बन रहे हैं, जबकि वो सबसे गंदे लड़के हैं। हम्म? आज केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे। चलो आगे चलते हैं, मजे ज्यादा मत लिया करो सही में। सचिन पटेल, सही में, हाँ सही में, शायद तुम लोग नहीं किए होगे, हम तो कर लिए हैं। हम्म, ठीक है। चले भाई आगे चलें, टर्मिनल विभवांतर समझ में आ गया? हाँ, आज केमिस्ट्री नहीं होगा। मैं सीधा हूँ।
टाइम मैं कल बता दूंगा सर, फ्राइडे को, ठीक है। शायद अपलोड हो गया होगा, मैं नहीं तो अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल आ जाना। हाँ सर्वेश सर क्लास लेंगे, क्यों नहीं लेंगे सर्वेश सर। चलो आगे चला जाए। नहीं नहीं, जो सीधे बन रहे हैं ना मनोज, वो सबसे गंदे लड़के हैं, मैं जानता हूँ। अब लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, सेल के विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। टर्मिनल विभवांतर आंतरिक सेल के विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। नहीं मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। है ना, आज शाम को 7:30 बजे आप सभी लोग आ जाना, क्लास में बहुत भयंकर अनाउंसमेंट है, भयंकर चीजें होने वाली हैं दिसंबर के महीने में, है ना। पढ़ाई के साथ साथ आप सभी लोगों को सबसे बड़ी जरूरी है कि डिप्रेशन में ना जाए, टेंशन ना हो, याद करने में दिक्कत हो रही है ना, किसी से धोखा मिल गया हो, ऐसा भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के जिंदगी में होती हैं, और ये जिंदगी को आसान नहीं कठिन बना देती है, जिसकी वजह से आप सभी लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और इन सभी चीजों को देखते हुए हम अपने तरफ से आप सभी लोगों के लिए कुछ चीजें करने जा रहा हूं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ध्यान देना, टर्मिनल विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल के मध्य संबंध। देखिए डब्लू सेल, सेल में जो किया गया कार्य होता है दो चीजों में व्यक्त होता है, दो चीजों में ये किया गया कार्य खत्म होता है। पहला डब्लू बाह्य में, बाह्य में प्लस डब्लू आंतरिक में। यानी कि अगर कोई सेल है आपके सामने, इस सेल में जो किया गया कार्य होगा यह दो जगह खत्म होगा, एक तो सेल के बाहर विद्युत धारा प्रवाहित करने में, और एक तो सेल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने में। है ना, ये दो जगह यह व्यर्थ होता है। तो मेन पॉइंट पर आते हैं हम लोग बाबू लोग, सेल के बाह्य और सेल के आंतरिक प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित करने में ये जो टर्मिनल, ये विभवांतर होता है, ये सब खत्म होता है। ठीक है सर, ये खत्म हो गया, अच्छी बात है। सेल के जो किया गया कार्य डब्लू सेल होता है,
है ना। यह बाह्य परिपथ में जो किया गया कार्य होता है उसे आई स्क्वायर आर टी से दिखाते हैं, प्लस आंतरिक प्रतिरोध में जो किया गया कार्य होता है उसको आई स्क्वायर स्मॉल आर टी से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आर क्यों सर? क्योंकि स्मॉल आर है आपका आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध है, और सेल के अंदर ही आंतरिक प्रतिरोध ही कार्य करता है। ठीक है, तो यहां से ध्यान देना सभी लोग, क्या होगा, डब्लू सेल इज इक्वल, देखो आई आई कॉमन हो जाएगा, आई स्क्वायर टी कॉमन हो जाएगा, अंदर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बचेगा, है ना, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बचेगा, है ना। ठीक है, और आपको पता है कि किसी भी सेल के पूरे सेल में एकांक आवेश या आवेश को प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होता है उसे क्या कहा जाता है? विद्युत वाहक बल ई कहा जाता है ना, ई, है ना, क्या कहा जाता है? ई कहा जाता है, विद्युत वाहक बल ई कहा जाता है, आई टी, ये किया गया कार्य हो जाएगा, आई स्क्वायर स्मॉल टी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है बाबू लोगों, ये देखो आई से आई कटेगा, ये टी से टी कटेगा, बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा क्या? बचेगा बताओ भाई, क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा E इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, E इज इक्वल टू आर आई प्लस स्मॉल आर आई। ठीक है, अब आर आई को हम लोग क्या लिखते हैं? विभवांतर V इज इक्वल टू आई आर लिखते हैं, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे फार्मूला V प्लस आई, ये फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला, ये संबंध हो गया। ई क्या है? विद्युत वाहक बल, भी क्या है? टर्मिनल विभवांतर आई, और स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या? स्मॉल आर क्या है? प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है, ये आपका संबंध है। यहां तक आया सभी को समझ में? हाँ या ना, कुछ बताओगे आप लोग? समझ में नहीं आ रहा है ये? देखो भाई, नहीं आ रहा है तो समझना, ये सब चीजें आपको पहले बता दी गई हैं कि किया गया कार्य W इज इक्वल टू, फार्मूला कौन कौन से होते हैं, ये देखो, ये फार्मूला होता है V इज इक्वल, W इज इक्वल टू आई वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर टी अपान आर, ये फार्मूला होते हैं। हम ये वाला फार्मूला यूज किए हैं ना, ये वाला फार्मूला यूज किए हैं यहाँ पर। चलो करो यूज फार्मूला। देखो बाह्य परिपथ में बाह्य प्रतिरोध होता है जिसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए आई स्क्वायर आर टी लिखा। ये आंतरिक प्रतिरोध में किया गया कार्य, वहां पे आंतरिक प्रतिरोध कार्य करता है, इसलिए यहां पर स्मॉल आर टी लिखा। ठीक है, इस आई और आई, आर टी और टी दोनों था, इसलिए आई स्क्वायर टी कॉमन कर लिया, बाहर डब्ल्यू सेल ही रहा। अब डब्ल्यू सेल का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी फार्मूला होता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है W इज इक्वल टू वी आई टी फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग W इज इक्वल टू वी आई टी न लिखकर हम लोग लिखेंगे ई आई टी, क्योंकि पूरे सेल में प्रवाहित करने में किया गया कार्य जो होता है वह क्या होता है? वह क्या होता है? ई आई टी होता है। क्या? विद्युत वाहक बल ई होता है, इसलिए ई आई टी लिखेंगे। आई आई से कट जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, ये फार्मूला जानते हो, ई इज इक्वल टू ई इज इक्वल, देखो आई आई से कट जाएगा, इसका ई इज इक्वल टू आई आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा, ई इज इक्वल टू आर आई प्लस आर आई, आर आई जो कि क्या है? विभवांतर है, विभवांतर भी लिख देंगे, ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, ये फार्मूला हो जाएगा। शिवम सिंह, शिवानी सिंह सिहा, क्या शिवानी सिहा? बोलो क्वेश्चन भाई, क्यों नहीं पूछोगे क्वेश्चन? आगे चले हम लोग।
टाइम इज ओवर। नितिन तुम तो लेट आते हो, तुम करीब आए थे, टाइम में देखूं, तुम आए हो फर्स्ट कमेंट, तुम आए हो क्लास में 6:15 पे, 8 मिनट पे आए हो, और तुम अभी टाइम ओवर कर रहे हो। ये सब बच्चे तो 5:30 से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आनंद कुमार, क्वेश्चन पूछो। ऐसा कैसा क्वेश्चन मत पूछ देना कि मतलब जो मैं नहीं बता पाऊं। अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछना। मेरे हर चीज के बारे में मैं नहीं जानता हूं, आप लोग हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। अरे यार समझ में आ गया भारती कुशवाहा, तो नोट कर लो। आप मेरे खाली जवाब नहीं देते हो। अजय चौधरी आपकी कमेंट दिखाई दे रहा है मुझे। देखो भाई, सचिन पटवा पूछ रहे हैं अल्फा इंस्टीट्यूट का ऑनर कौन है। ऑनर कोई नहीं है, सब लोग यहाँ पर एक टीम वर्क के थ्रू काम किया जाता है। ये कोई कंपनी नहीं है, ये आप लोगों के लिए अल्फा जो है एक मंदिर है। अब मंदिर के ऑनर एक ही होते हैं, ऊपर भगवान। ठीक है, मैं अपने अल्फा इंस्टीट्यूट का ऑनर माँ सरस्वती को मानता हूँ, और मैं ही नहीं, जितने लोग क्लास में पढ़ाते हैं सभी लोग माँ सरस्वती को ही मानते हैं। ठीक है, है ना? ठीक है, सालू शर्मा अब रहने दीजिए। हाँ स्नेहा सिंह में क्वेश्चन कराऊंगा। चलो आगे चलते हैं। फोर्थ स्टेप नहीं समझ में आ रहा, 1 2 3 4। अच्छा देखो भाई, फोर्थ स्टेप में क्या होता है, एक फार्मूला होता है जो कि आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होगे, V इक्वल टू आई आर। इसलिए मैंने आई आर की जगह V रख दिया, और स्मॉल आई आर को आई आर वैसे ही छोड़ दिया, है ना। कल से चला क्लास स्टार्ट हुई सो, है ना, आज दूसरी क्लास है। हाँ शिवम सिंह, शिवम तिवारी सही कर रहे हो, वैसा भी होता है, मैं बताऊंगा। आशीष सर आएंगे आप लोगों की साथ, हमारे साथ आएंगे आशीष सर, क्यों परेशान हुए हो। चलो इंस्टाग्राम पे मैं डाल दूंगा, देख लेना आप लोग। हाँ शिवम वैसा भी सूत्र होता है। चलो इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसमें दो चीजें होती हैं, क्या होती है, दो चीजें होती हैं। क्या होती है, इसमें दो चीजें होती हैं। अरे यार नहीं, थक गए सर जी। दिव्यांशु, अल्फा इंस्टीट्यूट सर्च कर लेना, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, मेरा कोई पर्सनल आईडी नहीं है। आगे चला जाए, देखो इस फार्मूले को इस तरह से भी लिखा जाता है। देखो इज इक्वल टू, आप लोगों ने जाना क्या, V प्लस इसमें आई आर, ये होता है। इस फार्मूले को इस तरह से भी लिखा जाता है, V इक्वल टू E माइनस आई आर भी लिखा जाता है। तो ये आपका भी एक ऐसा भी फार्मूला हो जाता है
कुछ नहीं, इधर उधर करके मैंने लिख दिया है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जाता है। शिखर बैच अल्फा, आप कहाँ कहाँ थे हो, कहाँ थे हो मतलब इस तरह से भी फार्मूला लिखा जाता है। एक चीज और लिखना सभी लोग, दूसरी बात आपको यह भी लिखनी है, जब सेल को धारा दिया जाए ना, ये जब सेल को धारा दिया जाए तब कौन सी फार्मूला होती है। देखो इस कंडीशन में क्या, सेल से धारा ली जा रही है, जब सेल को धारा दिया जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है जानते हैं, इस कंडीशन में भी फार्मूला V इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला चेंज हो जाता है। V इज इक्वल टू ये फार्मूला क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, फार्मूला E प्लस स्मॉल आई आर हो जाता है। ये फार्मूला होता है जब सेल को धारा दिया जाता है तो फार्मूला V इज इक्वल टू E प्लस आई आर हो जाता है। इसे समीकरण नंबर 3 दिखाइएगा, है ना, इसे समीकरण नंबर 3 दिखाइए। जब सेल द्वारा धारा लिया जाता, इसमें क्या सेल को धारा दिया जाता मतलब सेल को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। इसमें क्या सेल को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। जब सेल को चार्ज किया जाता है तब है ना, तब क्या होता है यहाँ पे प्लस हो जाता है। जब सेल द्वारा धारा लिया जाता है, सेल को डिस्चार्ज किया जाता है तो यहाँ पे माइनस होता है। एक तीसरा कंडीशन सभी लोग लिखिएगा, यदि खुला परिपथ हो। देखो ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है सर, एग्जाम में पूछा नहीं जाता था, क्यों कराया जा रहा है, इसलिए कराया जा रहा है ताकि न्यूमेरिकल आए तो काम कर लो आप। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू ई के बराबर हो जाता है। खुले परिपथ में V इज इक्वल टू ई के, सॉरी खुले परिपथ में पहली बात धारा नहीं बहती है, I इज इक्वल टू 0 होता है, और इस कंडीशन में E इज इक्वल टू क्या होता है, V हो जाता है। ये तीसरा कंडीशन है, परिपथ खुला होगा तो धारा नहीं बहेगी, तो इस कंडीशन में क्या E इज इक्वल टू V के बराबर हो जाएगा। आया बात समझ में सभी को, नहीं आया, आ गया तो बताओ बाबू। हम्म, अमोल कुमार सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखना छोड़िए अमोल, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से करा दूंगा। ये तो कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, ये तो कंसेप्ट बता रहा हूं अमोल। जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो उसको मैं अलग से करा दूंगा। हालांकि इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, देखो यहाँ पे देखो ये लिखा हूं ना, आंतरिक प्रतिरोध वाला इंपॉर्टेंट लिखा हूं, टर्मिनल विभवांतर वाला नहीं लिखा हूं। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा। ये संबंध होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संबंध कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता, कम इंपॉर्टेंट है ना। अभी कंसेप्ट देखो भाई, इंपॉर्टेंट मैं यूट्यूब पे भी करा रहा हूं, लेकिन भाई साहब कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं करने वाला है, कोई काम नहीं आएगा इंपॉर्टेंट पढ़कर। कंसेप्ट जरूरी है, कंसेप्ट जरूरी है ना। इसलिए कंसेप्ट अगर ये से लाइन बाय लाइन समझे रहोगे तो इंपॉर्टेंट पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक किरचॉफ के नियम पर। हालांकि इस पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, डोंट वरी, परेशान ना होना तभी, ठीक है। जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा सर, आप फिजिक्स पार्ट 2 वाला सर एक पीडीएफ का 2 पीडीएफ डाल दे रहे हैं, हम मिस्टेक हो जा रहा हूं। अजय चौधरी, कभी कभी ऐसा होता है ना, पीडीएफ की स्टार्टिंग में सेम रहता है, लास्ट में जाके डिफरेंस हो जाता है। एक बार खोल के देखना, लास्ट में जाके होता है दूसरा हो, ठीक है। एक बार देख लेना, नहीं तो मैं सर से बात कर लूंगा, ठीक है। हाँ वही बात। चलिए अब ये आपको समझ में आ गया ना, सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर के बल संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इंपॉर्टेंट यहां से न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। ये पूरा हो गया।
समझ में आया यहां तक सभी को? अब स्टार्ट करें, आपका स्टार्ट करें किरचॉफ का नियम या छोड़ दे रहने दें? पढ़ाया जाता है 12 बजे से, 12 बजे से पढ़ाया जाता है गोविंद चौहान। क्या करें, पढ़ाएं कि छोड़ दें? कल करवाएंगे। आई क्या है? आई यहाँ पे धारा है, ये आई जो है ये धारा है। चलो नहीं गुप्ता, एक बार वीडियो दोबारा देख लेना आप, ठीक है? चलो छोड़ देते हैं। डीपीपी लिखना सभी लोग ना, डीपीपी लिखना। पहला डीपीपी क्वेश्चन लिखना, गॉस के नियम का व्युत्पत्ति का निगमन कीजिए। कीजिए तथा गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए अनंत विस्तार वाले चालक बेलन के कारण वैद्युत की तीव्रता ज्ञात कीजिए। डेली प्रैक्टिस पेपर, इसका मतलब आई मतलब धारा है, मतलब ये प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, टर्मिनल विभवांतर तथा विद्युत वाहक तल से आप क्या समझते हैं? तीसरा लिखिएगा, करना कॉल। तेल के प्रतिरोध समझते हैं, यह किस पर निर्भर किस पर निर्भर करता है? 3 क्वेश्चन हो गया। डीपीपी का फुल फॉर्मूला डेली प्रैक्टिस पेपर। चेक ना करेंगे आप लोग, कर लेना, हम तो नहीं चेक कर पाएंगे। चौथा क्वेश्चन लिखना सभी लोग, संधारित्र ये कहते हैं संधारित्र की सहायता को कैसे बढ़ाया
जीपीपी लिखिए सभी लोग। वोल्ट से क्या समझते हैं? चलिए 5 क्वेश्चन बहुत है। डेली प्रैक्टिस पेपर बरन सिंह, बताओ। और गौतम कुशवाहा, क्लास ओवर हो गया है तो सरजीत जा बता दीजिए। 3 वाला क्वेश्चन लिखना है हमको। सर आप कहाँ से कहाँ रहते हो? मैं एक कमरे में हूँ और यहीं से क्लास ले रहा हूँ। और ऋषभ ऋषभ पांडे